कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी एलिस और अपनी इकलौती बेटी मिया के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। उनके घर में टोफू नाम की एक पालतू बिल्ली भी है, लेकिन वह थोड़ी ज्यादा जिद्दी और आक्रामक है। मतलब किसी को भी देखते ही खरोंच मार देती है। एक दिन जब पॉल नदी में नहा रहा होता है तब वह देखता है कि उसके सिर के ऊपर बादलों के बीच एक अजीब सा पोर्टल जैसा कुछ बन रहा है। यह देखकर पॉल सोचने लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कितने छोटे हैं। घर वापस आने पर पॉल देखता है कि उनके बेसमेंट में पानी के पाइप में समस्या हो गई है, इसलिए वह तुरंत उसे ठीक करने लगता है। वहीं उसकी बेटी मिया भी उसके साथ खेल रही होती है। मिया कहती है कि उनके एक्वेरियम में सिर्फ एक ही मछली है, इसलिए और मछलियां लानी चाहिए। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि उनकी बिल्ली टोफू पहले ही बहुत सारी मछलियां खा चुकी है, इसलिए पहले इस एक मछली को बचाना जरूरी है। इसी दौरान मिया बेसमेंट में एक मकड़ी का जाला देखकर डर जाती है और पॉल से उसे तोड़ने और मकड़ी को मारने के लिए कहती है, लेकिन पॉल ऐसा करने से मना कर देता है। असल में पॉल को छोटे छोटे जीवों जैसे मकड़ी, चूहे या मक्खी के प्रति एक अलग तरह की दया महसूस होती है। उसका मानना है कि ये छोटे जीव दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता है कि उसके हाथों किसी छोटे जीव की जान न जाए। वह सोचता है कि एक मकड़ी से उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होगा, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। पॉल की जिंदगी प्यार से भरी हुई थी। एलिस उसका पहला प्यार थी और मिया के जन्म के बाद उनका परिवार पूरी तरह से पूरा हो गया था। एक खुशहाल जिंदगी होने की वजह से पॉल को दुनिया की हर एक चीज बहुत प्यारी लगती। लेकिन 5 मई की सुबह जब पॉल की नींद खुलती है तो उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगता है। वह नोटिस करता है कि बाथरूम का शॉवर आज कुछ ज्यादा ऊंचा लग रहा है और जो शर्ट पहले उसे बिल्कुल फिट आती थी वे अब थोड़ी लंबी लग रही हैं। शुरुआत में वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन 2 दिन बाद जब उसके सारे कपड़े असामान्य रूप से बड़े लगने लगते हैं तब एलिस उससे पूछती है कि क्या वह वजन कम कर रहा है। पॉल को समझ नहीं आता, क्योंकि अगर वजन कम भी हो रहा हो तो वह छोटा तो नहीं हो सकता, फिर कपड़े इतने लंबे कैसे हो गए। उसे लगता है कि जरूर उसके शरीर में कोई समस्या है, इसलिए वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जांच कराने के बाद बाकी सारी रिपोर्ट सामान्य आती हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि पॉल की लंबाई 176 सेंटीमीटर रह गई है, जबकि पॉल जानता है कि उसकी असली लंबाई 180 सेंटीमीटर थी। यानी इन कुछ दिनों में वह पूरे 4 सेंटीमीटर छोटा हो गया है। डॉक्टर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वह पॉल को कुछ दिन इंतजार करने की सलाह देता है। लेकिन पॉल हर पल यह महसूस करने लगता है कि उसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसका हेलमेट भी उसके सिर में फिट नहीं होता। चिंता के कारण पॉल की रातों की नींद उड़ जाती है। वह सोचने लगता है कि उस दिन आसमान में दिखा अजीब सा बादल ही क्या इसकी वजह है। क्या वही कोई रहस्यमय कॉस्मिक चीज इसके पीछे है। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। 20 मई तक आते आते बाथरूम का शॉवर भी पॉल की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाता है। उसकी उंगलियां छोटी होने की वजह से उसकी शादी की अंगूठी भी वॉशरूम में उतरकर गिर जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा होता है कि पॉल कुछ समझ ही नहीं पाता। वॉशरूम से बाहर आने पर एलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि अब पॉल उसकी ऊंचाई से भी छोटा हो चुका होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए दोनों मिलकर एक बड़े अस्पताल जाते हैं ताकि इस रहस्यमय बीमारी का कारण पता चल सके। वहाँ पॉल के शरीर के हर हिस्से की जांच की जाती है, लेकिन सभी टेस्ट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पॉल पूरी तरह ठीक है। उसके शरीर का कोई अंग खराब नहीं हुआ है, बल्कि उसके सारे अंग उसकी हाइट के अनुपात में छोटे हो रहे हैं। इस अजीब स्थिति की कोई स्पष्ट वजह डॉक्टरों के पास भी नहीं होती। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पॉल समझ जाता है कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई हल नहीं है, बल्कि वे उस पर अजीब अजीब प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए एक दिन वह अस्पताल से भागकर घर वापस आ जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे छोटा ही होना है तो वह अपना बाकी समय अस्पताल में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ बिताएगा। कुछ ही हफ्तों में पॉल का आकार एक गुड़िया जितना हो जाता है। एलिस को यकीन ही नहीं होता कि उसके पति के साथ यह सब क्या हो रहा है। अब पॉल डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, जिससे मदद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी पालतू बिल्ली टोफू भी अब पॉल के लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि वह उसे शिकार समझकर हमला कर सकती है। इसलिए एलिस बिल्ली को घर से बाहर निकाल देती है। पॉल धीरे धीरे छोटा होकर अब एक मोबाइल फोन जितना रह जाता है। एक दिन वह देखता है कि कुछ लोग उनका घर खरीदने आए हैं, तो वह जल्दी से छिप जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एलिस उसकी मर्जी के बिना घर बेचने का फैसला कर रही होती है। लोगों के जाने के बाद पॉल एलिस पर चिल्लाता है और कहता है कि इस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वह इसे कैसे बेच सकती है। तब एलिस उसे याद दिलाती है कि पॉल की इस हालत की वजह से कई महीनों से उसकी नौकरी नहीं है और उनके पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। अपनी बेटी और खुद का खर्च चलाने के लिए उसे यह घर बेचना ही पड़ेगा। पॉल जिद करता है कि वह पहले जैसा बनने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन एलिस बेबस होकर कहती है कि वह समझ क्यों नहीं रहा कि वह कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, बल्कि एक दिन छोटा होते होते पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसी बहस के दौरान पॉल का आकार और भी छोटा हो जाता है। दूसरी तरफ छोटी मिया को भी अब अपने पिता बहुत अजीब और अनजान लगने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में पॉल अपनी बेटी को खुश करने के लिए मिया के डॉल हाउस में रहने लगता है। दरअसल मिया अब
अब डर के कारण उसके पास ज्यादा नहीं आती। इसलिए पॉल सोचता है कि अगर वह खुद को एक खिलौना बना ले तो शायद मिया उसके साथ खेल सके और वह उसके साथ थोड़ा समय बिता पाए। लेकिन पॉल जल्दी ही महसूस करता है कि छोटा होने की वजह से इंसानों की सामान्य आवाज भी उसके कानों के लिए असहनीय हो गई है। एक रात वह उदास होकर अपनी पत्नी एलिस के पास जाकर लेट जाता है। अब वह एलिस की उंगली जितना छोटा हो चुका होता है। उसे एहसास होता है कि अब उसके अपने ही परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। एलिस और मिया उसके बिना ही जीने की आदत डाल चुकी हैं। एक दिन जब पॉल घर में बिल्कुल अकेला था, तभी उनकी पालतू बिल्ली टोफू किसी तरह अंदर आ जाती है। उसे डराने की कोशिश में पॉल एक पिन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि एक साधारण सी पिन भी अब उसके लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन फिलहाल उसे टोफू से बचना था, क्योंकि बिल्ली अब उसे शिकार समझकर उसका पीछा कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए पॉल एक पिन उठाता है और टोफू से दूर भागने लगता है। वह उसे डॉल हाउस की तरफ ले जाकर थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन टोफू अब उसके मुकाबले एक विशाल दानव जैसी लग रही होती है। पॉल तेजी से भागकर दरवाजे के नीचे से निकलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन बचते बचते टोफू के पंजे के एक वार से वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब उन सीढ़ियों की छोटी सी ऊंचाई भी उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। किस्मत से वह एक कूड़ेदान में गिरता है और बेहोश हो जाता है। उधर बाहर एलिस जब पॉल की खून से सनी शर्ट देखती है तो घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद टोफू ने पॉल को मार दिया है। वहीं बेसमेंट में होश आने पर पॉल जोर जोर से एलिस का नाम लेकर चिल्लाता है ताकि वह आकर उसे कूड़ेदान से निकाल सके। एलिस सच में बेसमेंट तक आती भी है, लेकिन पॉल अब इतना छोटा हो चुका है कि वह उसे देख नहीं पाती और उसकी धीमी आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंचती। तभी एलिस टोफू को देखती है और उसके पीछे भागती है, यह सोचकर कि उसी ने उसके पति को मार डाला है। इधर पॉल गुस्से में कूड़ेदान का कचरा इधर उधर फेंक देता है और वहीं सो जाता है। रात होते होते उसे समझ आ जाता है कि उसका परिवार उसे मृत मान चुका है। अब उसे अकेले ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होगा। सबसे पहले वह कचरे से अपने लिए कपड़े बनाता है। किस्मत से उसे बाहर निकलने के लिए कूड़ेदान में एक छेद भी मिल जाता है। पिन को हथियार की तरह हाथ में लेकर वह सावधानी से आगे बढ़ता है। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अब वह घर के कीड़े मकोड़ों से भी छोटा हो चुका है। डरकर वह जल्दी से वाटर हीटर के ऊपर चढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि इस बेसमेंट से बाहर निकलना शायद अब उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वेंटिलेटर पर लगी जाली को वह पार नहीं कर सकता। पॉल फिर पाइप से रिसते हुए पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। पेट में चोट होने की वजह से वह उसी पानी से अपने घाव भी साफ करता है ताकि कोई इन्फेक्शन न हो। फिर हीटर की गर्मी में वहीं सो जाता है। अगली सुबह मिया की आवाज से उसकी नींद खुलती है। मिया बाहर से अपने पिता को पुकार रही होती है, क्योंकि पिछले दिन से उसने उन्हें देखा नहीं था। पॉल दौड़कर चिल्लाने लगता है, लेकिन सीढ़ियां अब उसके सामने पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी हैं, जिन्हें पार करना असंभव है। तभी वह एलिस को मिया से कहते हुए सुनता है कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, वह मर चुके हैं। ये सुनकर पॉल का दिल टूट जाता है। जिंदा होने के बावजूद उसका परिवार उसे मृत मान चुका है और इस दर्द को वह सहन नहीं कर पाता। वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि एलिस और मिया सच में घर बेचकर गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए जा रही हैं। अब पॉल समझ जाता है कि वह इस घर में पूरी तरह अकेला रह गया है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी उंगली से फर्श पर अपना नाम लिख देता है, ताकि अगर कभी एलिस या मिया वापस आए तो उन्हें पता चल सके कि वह अब भी जिंदा है। अब पॉल को खाने की जरूरत महसूस होती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अलमारी के पीछे रखा एक चीज का टुकड़ा लेने जाता है, जिसे उसने खुद कुछ महीने पहले चूहे पकड़ने वाले जाल में फंसा कर रखा था। वह पहले चींटियों को भगा देता है, फिर जाल बंद करके चीज का टुकड़ा ले लेता है। मजेदार बात यह है कि उसके छोटे से शरीर के हिसाब से यह चीज का टुकड़ा उसे काफी लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन तभी अचानक एक मकड़ी उस पर हमला करने आती है। पॉल अपने हाथ में पकड़ी पिन से आवाज करके उसे डराकर भगा देता है। अब उसे सोने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होती है, जहाँ कीड़े मकोड़े और मकड़ी उस पर हमला न कर सके। वह एक कागज के बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि पिन से उसे छेद सके। तब पॉल एक तरीका निकालता है। वह गीले कपड़े से बॉक्स को भिगो देता है और जब वह नरम हो जाता है तो आसानी से उसमें घुस जाता है। अंदर जाकर वह माचिस के डिब्बे के ऊपर सो जाता है, क्योंकि यह जगह ही उसके लिए सबसे सुरक्षित होती है। अगली सुबह ऊपर से आती आवाज से उसकी नींद खुलती है। वह तुरंत एक पेपर क्लिप से लोहे पर मारकर आवाज करने लगता है ताकि कोई उसे सुन सके। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी घर लौटी है और उसे ढूंढ लेगी, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग आए थे वे सामान पैक करने वाले थे। शायद एलिस ने उन्हें सामान लेने भेजा था। यह देखकर पॉल की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि वह कभी अपनी पत्नी या बेटी से मिल पाएगा। गहरी निराशा में वह बेसमेंट में रखी शराब की बोतल से थोड़ा पी लेता है। उसे एहसास होता है कि अब यह बोतल उसके लिए इतनी बड़ी है कि वह पूरी जिंदगी पीता रहे तब भी खत्म नहीं होगी। नशे की हालत में वह एक्वेरियम के ऊपर उसी मकड़ी को देखता है और अपनी पिन से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार छोटा होते जाने के कारण मकड़ी उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। अब पॉल को पानी के अंदर छिपकर इंतजार करना पड़ता है जब तक मकड़ी वहां से हट न जाए। ये स्थिति काफी अजीब है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में पॉल ने मिया की बात मानकर उस मकड़ी
मकड़ी को नहीं मारा था, ये सोचकर कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आज वही छोटी सी मकड़ी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई है। कुछ देर बाद पानी से बाहर आकर पॉल समझ जाता है कि पूरे बेसमेंट में यही एक मकड़ी है। अगर वह इसे खत्म कर दे तो कम से कम वह सुरक्षित रह सकता है। वह मकड़ी को मारने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन अब वह इतना छोटा हो चुका है कि मकड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उल्टा मकड़ी उसे घेर लेती है और लगभग मार ही देती है। लेकिन तभी पॉल कुछ लकड़ी के टुकड़े ढूंढ लेता है और उन्हें मकड़ी की आंखों में घुसाकर खुद को बचा लेता है। पानी में भीगने की वजह से पॉल ठंड से कांपने लगता है। काफी कोशिश के बाद वह एक माचिस जलाने में सफल होता है और कूड़े के ढेर में थोड़ी आग लगाकर खुद को सुखाता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि सिर्फ कुछ महीनों में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था और वह बहुत खुश था, और आज उसे जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़ों से लड़ना पड़ रहा है। उसका परिवार उसे मृत समझकर छोड़ चुका है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और पॉल इस नई स्थिति के साथ खुद को ढालने लगता है। काफी समय गुजरने के बाद एक दिन एक आदमी उस बेसमेंट में आता है। उसे देखते ही पॉल बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जोर जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अब पॉल इतना छोटा हो चुका होता है कि उस आदमी के पैरों की आवाज ही उसके कानों में बिजली गिरने जैसी लगती है। उसकी धीमी चीख उस आदमी तक पहुंच ही नहीं सकती। छिपकर पॉल देखता है कि वह आदमी सिर्फ एक्वेरियम की आखिरी मछली लेने आया है, यानी अब उसका आखिरी साथी भी उसे छोड़कर चला जाता है। इस तरह पॉल उस बेसमेंट में पूरी तरह अकेला रह जाता है। कुछ दिनों बाद उसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि एक मच्छर भी उसे किसी दानव जैसा लगने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि अब वह वेंटिलेटर की जाली के छेद से बाहर निकल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ऊंचाई तक चढ़ना होगा। फर्नीचर के लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ने में उसे कई घंटे लग जाते हैं। लंबे समय की मेहनत के बाद वह अलमारी के ऊपर पहुंचता है, जहां से उसे दीवार की दरार में छलांग लगानी होती है, और कोई रास्ता न होने के कारण वह हिम्मत करके छलांग लगा देता है और किस्मत से वहां पहुंच भी जाता है। लेकिन रास्ते में फिर वही बड़ी मकड़ी का जाल उसके सामने आ जाता है। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके हल्के कंपन से मकड़ी उसे महसूस कर लेती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है। उस पल पॉल को लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, इसलिए वह उम्मीद छोड़कर चुपचाप खड़ा होकर मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। एक कीड़ा मकड़ी के जाल में फंस जाता है और मकड़ी पॉल को छोड़कर उसे खाने चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल पूरी ताकत से दौड़ता है और वेंटिलेटर की जाली तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर वह देखता है कि वह अभी भी छेद से थोड़ा बड़ा है, इसलिए बाहर नहीं निकल पाता। इतनी मेहनत के बाद भी बाहर न निकल पाने से वह वहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह हर दिन छोटा हो रहा है। अगली सुबह उसकी नींद खुलते ही वह देखता है कि कुछ चींटियां उसके पैर काटने की कोशिश कर रही हैं। तभी वही मकड़ी वहां आ जाती है और चींटियों को मारने लगती है। पॉल समझ जाता है कि अब वह और छोटा हो चुका है और आसानी से जाली के छेद से निकल सकता है। आखिरकार वह मकड़ी से बचते हुए बाहर की दुनिया में निकल जाता है। बाहर निकलकर वह एक पल के लिए पीछे मुड़कर मकड़ी को देखता है और उसके मन में आता है कि क्या अब वह मकड़ी भी उसकी तरह अकेली रह गई होगी। इसके बाद वह घास पर उतरकर चलना शुरू करता है। अब उसके लिए घास का मैदान एक घने जंगल जैसा लगता है और सुबह की ओस की बूंदें पानी के बड़े बड़े ड्रम जैसी दिखाई देती। पॉल महसूस करता है कि अगर दुनिया को एक अलग नजर से देखा जाए तो यह बेहद खूबसूरत है। आम इंसान प्रकृति की इन बारीक खूबसूरत चीजों को कभी देख ही नहीं पाता, जिन्हें पॉल अब महसूस कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि शायद वह अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएगा, फिर भी वह तय करता है कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी इस नए और अनोखे संसार में अपने तरीके से जिएगा। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।